Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है NIOS क्लास 10th हिंदी 201 का चैप्टर नंबर 14, चैप्टर 14 पार्ट 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। स्टार्ट करते हैं। आपने एक पूर्व पाठ में प्रकृति की सुंदरता के बारे में पढ़ा। आपने इससे पहले वाले या इससे पहले पिछले पार्ट में प्रकृति की सुंदरता, जो नेचर की ब्यूटीफुल, मतलब इतनी अच्छी प्रकृति है, जैसे पेड़ पौधे पंछी, कितनी सुंदरता है, उसके बारे में पढ़ा था आपने। यह सच है कि स्वच्छ जल, साफ पानी, स्वच्छ वायु, साफ हवा और हरा भरा वातावरण हमारे दिल दिमाग को तरोताज़ा कर देता है। सुंदर प्राकृतिक दृश्य हमारे मन को खुशी से भर देते हैं। लेकिन आज साफ जल, मतलब साफ पानी, साफ हवा और सुंदर प्राकृतिक दृश्य कम होते जा रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य जो है इसका उपयोग बड़ी बेरहमी से कर रहा है। क्या पेड़ों को काटे जाने पर उनके रोने की आवाज़ आपको सुनी है? चौंक गए ना? पर चौंकिए मत। आज प्रकृति अपने संरक्षण का मतलब होता है बचाव, संरक्षण के लिए हमें पुकार रही है। इस पुकार को हमें भी उसी तरह सुनना चाहिए जैसे एक कवित्री मतलब कवि हमारा एक मेल होता है, कवित्री फीमेल ने इस कविता में सुना है। आइए पढ़ते हैं। तो देखते हैं इस कविता में क्या है। सबसे पहले उद्देश्य देख लेते हैं हम। इसका उद्देश्य है कि मानव जीवन में प्रकृति की भूमिका का उल्लेख क्या है वो हम बता सकेंगे। प्रकृति के प्रति मनुष्य के कर्तव्य का वर्णन कर सकेंगे, मतलब मनुष्य का, इंसानों का काम क्या है प्रकृति को सही करने का, उससे फ़ायदे लेने का, उसको हम बता सकेंगे। सामाजिक, मतलब समाज में जो है सृजनात्मक चिंतन के लिए संवेदनशीलता तथा सहानुभूति का महत्व समझा सकेंगे। मतलब जो सामाजिक, जो एक सोच है समाज की, उसमें जो संवेदनशीलता है नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, या समानुभूति जो है उसको हम समझा सकेंगे। समानुभूति का मतलब होता है दूसरों के दर्द को अपना समझना। जैसे यहाँ पर पृथ्वी के दर्द है, तो पृथ्वी का जो दर्द है वो हमें अपना समझेंगे। पर्यावरण संरक्षण, मतलब पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका निर्धारित कर सकेंगे कि हमें इस तरह से बचाना है, हमारी ये भूमिका रहेगी, हमारा ये रोल रहेगा पर्यावरण को बचाने का। उपभोक्तावाद की हानियों की व्याख्या कर सकेंगे। उपभोक्तावाद मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं प्राकृतिक चीज़ों की, उसको हम बता पाएंगे कि उससे क्या हानियाँ हो रही हैं, उससे क्या परेशानियाँ हो रही हैं, समझ सकते हो। प्रकृति के मानवीकरण की सराहना कर सकेंगे। मतलब हम पृथ्वी को इतना बर्बाद कर रहे हैं प्रकृति को, फिर भी वो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो मानवीकरण है, उसकी सराहना कर सकेंगे। कविता के काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे, कमेंट कर सकेंगे। 14.1 मूल पाठ है, इसमें कविता है। कविता के बारे में स्टार्ट करते हैं। इसको हम 5 पार्ट में पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। आइए इस कविता को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के वैसे पेड़ों की चित्कार, मतलब जो पेड़ का दर्द है, तो क्या तुमने कभी सुना है जब पेड़ को कुल्हाड़ियाँ लगती हैं? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजारों हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस का मतलब होता है चोट, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढाप किस कदर रोती है नदियाँ। इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते सोचा है कभी इस उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ का मतलब होता है जल या दूध, जो कि हम देवताओं को चढ़ाते हैं। कभी महसूस किया कि किस कदर दहलाता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ पर सीना। मौन समाधि मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हो, वो होता है मौन समाधि। विस्फोट से दूर रहकर छिटकता है दूर दूर कोई पत्थर। इन सभी का जो मतलब है अभी हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं एक बार फ्लो में पढ़ रहा हूँ इसको। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में, दोपहरिया का मतलब दोपहर 12 बजे के बाद,
हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख, जब हम हथौड़े मारते हैं पत्थरों, क्या उनका दर्द आपने सुना? खून की उल्टियां करते देखा कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े? थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, मतलब कभी बात किया है? कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख क्या कभी तुमने पूछा है? अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। निर्मला पुतुल ने लिखा था। बाकी ये जो हाशिए पर इसका अर्थ है वो देख सकते हो। जैसे समाधि का मतलब ध्यान की मुद्रा, गुमसुम मतलब चुपचाप विचारों में खोया हुआ, मवेशी मतलब पालतू जानवर, घाट मतलब नदी है ना, जो किनारे, नदी किनारे जो जगह होता है जहाँ पर नहाते हैं लोग, ठीक है, वो घाट होता है। किस कदर मतलब कितना अधिक, धमस का मतलब चोट हमने देखा ही था। तो अब हम पढ़ते हैं उसका मतलब। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि सभी प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा है जिसमें बुद्धि, विवेक और कल्पना शक्ति है, लेकिन वह दूसरों में अपनी तरह प्राण देखता है। जड़ चेतन में दुख सुख की कल्पना करता है, उनके दुख को अपना मानकर उसे दूर करने का उपाय करता है। अब कह रहे हैं कि ये तो आप जानते हैं कि सभी प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा है जिसमें बुद्धि है, विवेक है मतलब सोचने समझने की चीज़ें हैं, कल्पना है ना, मतलब सोच के कुछ अच्छा कर जाने की शक्ति है, इसलिए दूसरों में अपनी तरह प्राण देखता है। जड़ चेतन में दुख सुख की कल्पना करके उसने दुख को अपना मानकर उसे दूर करने का उपाय करता है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख एक ऐसी कविता है जिसमें पेड़, नदी, पहाड़, हवा और मनुष्य, पेड़, नदी, पहाड़, हवा और नदी को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। साहित्य की भाषा में इसे मानवीकरण कहते हैं, अर्थात जो मानव नहीं है, जड़ है, कल्पना शक्ति से उसे मानव जैसा व्यवहार करते दिखाना। आप एक अन्य कविता पढ़ रहे हैं, बीती विभावरी जागरी। उस कविता में प्रकृति सौंदर्य के विषय के बारे में बताने के लिए मानवीकरण किया गया है। इसी तरह चंद्रगणना से लौटती बैर, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है, में विवाह समारोह के दृश्य के रूप में प्रकृति का चित्रण है। लेकिन बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में मानवीकरण सौंदर्य वर्णन के लिए नहीं किया गया है, मतलब दिखाने के लिए नहीं किया गया है। इसमें प्रकृति तथा पृथ्वी के दुख का एहसास कराने के लिए मानवीकरण किया गया है। इस तरह से ये है। फिर कह रहे हैं कि पेड़, नदी, पहाड़ और हवा हमसे अलग नहीं है, हमारे साथी है। हम इन पर निर्भर हैं, इनके बिना हमारा होना ही खतरे में है, इसलिए इनका दुख हमारा दुख है। आप जानते ही हैं कि पेड़, नदी, पहाड़, हवा आदि को मिलाकर पर्यावरण बनता है। पर्यावरण शब्द परि और आवरण से बना है, जिसका अर्थ है हमारे आसपास की प्रकृति स्थिति। पर्यावरण प्रकृति का अमूल्य उपहार है। अपनी संतुलित जिंदगी के लिए मनुष्य पेड़ पौधों, जल, वायु मतलब हवा, जीव जंतुओं, पर्वत आदि पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अपनी जिंदगी के लिए हम सभी इन सब चीज़ों पर तो ही तो निर्भर हैं। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं के भोग के लालच में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लें, अंधाधुंध दोहन अर्थात अनावश्यक उपयोग करते आ रहे हैं। ऐसा करने पर प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सूखा, ये न्योता देते हैं हम, है ना। भूकंप आ जाता है। भूकंप क्यों आ रहा है? क्योंकि हम ज़्यादा माइनिंग करते हैं। अब आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि पेड़ नहीं लगा रहे हैं, और लगाने का तो छोड़ो, आप उसे काट रहे हो, ठीक है। हवा क्यों गंदी हो रही है? इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग प्रकृति का दोहन ही कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रकृति से के कष्ट को महसूस करते हैं। वे सभी अर्थों में मनुष्य हैं। जो नहीं कर रहा वो मनुष्य नहीं कहलाने लायक हैं। आपने जो कविता अभी पढ़ी है उसमें प्रकृति के कष्टों और उसके भय का, उसके डर का, उसके दर्द का चित्रण किया गया है, मतलब बताया गया है। आवश्यकता है कि नष्ट और भय को हम सभी महसूस कर सकें। आइए अब हम कविता की आरंभिक मतलब स्टार्टिंग 9 पंक्तियों का भाव समझने के लिए इन्हें एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो ये हाशिए पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इसका पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर इसका अंश देखते हैं हम। इसका मतलब क्या है? कवित्री कल्पना करती हैं,
जो कवित्री हैं वो कल्पना करती है मनुष्य की तरह पेड़ भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं। वे भय से चीखते चिल्लाते भी हैं। वे भी बचाव के लिए पुकारते हैं। जैसे हम भयानक सपने देखते हैं तो डर के चिल्ला पड़ते हैं, वैसे ही पेड़ों को भी सपने आते हैं। वे सपने बड़े भयानक हैं। उनके सपनों में चमकती हुई कुल्हाड़ियाँ पेड़ों को काटने के लिए तैयार है मतलब, और पेड़ इन कुल्हाड़ियों के डर से चीख रहे हैं। कविता की इन पंक्तियों में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। कवित्री पेड़ों के पक्ष में ये सवाल पूछ रही हैं। उसके सवाल पर सभ्य समाज, मतलब जो हमारा समाज, हम सभ्य हैं ना, पढ़े लिखे हैं, सभ्य समाज से है उनका सवाल क्या है देखते हैं। जो पेड़ों के साथ नहीं जीता बल्कि पेड़ों को अपने उपयोग के लिए नष्ट करता है। ये प्रश्न हम सब से भी किए गए हैं, जो सभ्य हैं जो नहीं है सभी से किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कविता में इस दृश्य की कल्पना की गई है, लेकिन वास्तविकता में यह केवल कल्पना ही नहीं बल्कि सच है। एक्चुअली ये जो हम सोच नहीं रहे हैं ये सच बात है। इन पंक्तियों में एक बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की गई है। वह चिंता है घटते वृक्ष, मतलब पेड़ कम हो रहे हैं, घटती हरियाली, मानव जीवन पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है कि अगर पेड़ नहीं है, हरियाली नहीं है तो सोचिए इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। ये जो आजकल हालात हो गए हैं, पेड़ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। हमें भय से चित्कार करते पेड़ों के कष्ट से कोई सरोकार नहीं है। डर से जो चीखे मार रहा है पेड़, उसके कष्ट से हमें कोई सरोकार ही नहीं है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें। हम बस अपने स्वार्थ में अंधे हैं। भविष्य और दूसरों की चिंता किए बिना चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा भोग लेने की उपभोक्तावादी प्रकृति आजकल इंसानों में बढ़ती जा रही है। मतलब पेड़ काटो और उसका एंजॉय करो, पेड़ काटो एंजॉय करो, जंगल खत्म कर दो, वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दो। ये सब आजकल इंसानों में बहुत बढ़ता जा रहा है, कंज्यूम करना उसे। इस आदत का कुप्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है, मतलब गलत प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, नेचर पर। यह प्रकृति विरोधी रवैया जो है, तरीका जो है, पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित है, लालच पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। सही मायने में मनुष्य वह है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर भय से चीखते पेड़ों के दुख को महसूस करें और उन्हें बचाने के प्रयास करें। इसलिए कवित्री प्रश्न करती हैं, क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? आप समझ गए होंगे कि यह वास्तव में प्रश्न नहीं, उत्तर भी है। कई बार हम किसी बात को आग्रह, मतलब किसी बात को बताने के लिए प्रश्न के रूप में रखते हैं। कवित्री का आग्रह है, रिक्वेस्ट क्या है कि हमें भयभीत पेड़ों की चित्कार, दर्द महसूस करना चाहिए। वैसे भी पेड़ों पर आया संकट जो है मनुष्यता पर घिरा संकट है, और इस तरह पेड़ों का भय वास्तव में मनुष्य का ही भय है। मतलब जो पेड़ डर रहे हैं कि हम कट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो वो डर उनके साथ साथ हमारा भी है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम भी तो नहीं रहेंगे ना। कवित्री ने पेड़ के अंगों में मानव अंगों की कल्पना की है, मतलब कल्पना कर लिया कि पेड़ के अंग जो है मानव जैसे। कविता में की गई कल्पना हमें दूसरों के दुख से जोड़ती है, हमें दूसरों में या दूसरों से समानुभूति रखती है, सिखाती है, और अधिक संवेदनशील बनाती है, इमोशनल बनाती है कि अगर उन्हें दर्द हो रहा है तो हमें भी तुरंत दर्द हो, मतलब उनका दर्द हमें अपना दर्द लगने लगता है। यह कविता हमें प्रकृति के दुख से छोड़कर या जोड़कर अधिक सजग और उदार मनुष्य बनाती है। आपने ये महसूस किया होगा कि जब वर्षा होती है तो पेड़ साफ सुथरे हरे भरे हो जाते हैं, जब हवा चलती है तो पेड़ प्रसन्न होकर झूमने लगते हैं। क्या आपने पेड़ों के मनुष्य की कल्पना नहीं की? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेड़ों की टहनियाँ आपके उनके हाथों से लगी हो? कवित्री ने इन पंक्तियों में बहुत ही मार्मिक, मतलब मन को छू लेने वाली कल्पना की है। पेड़ कुल्हाड़ी की चोट की आशंका से भयभीत होकर बचाव के लिए पुकारने लगते हैं। पेड़ की कांपती हुई टहनियां मानो बचाव के लिए पुकारते उसके हजारों हाथ हैं। जो टहनियां हैं उसके हाथ माने, कंपेयर कर रहे हैं, मानो वे हमारी ओर उठे हैं कि पेड़, मतलब हम पेड़ को बचाएं, हमारी तरफ इशारे कर रहे हैं, हमारी तरफ उठे हैं कि हम पेड़ को बचाएं। कवित्री चाहती है कि हम पेड़ों के प्रति संवेदनशील हों और उन्हें काटने से बचाएं। मतलब अगर पेड़ कटें तो हमें भी दर्द हो और हम उसे ना काटें। जब हमारा कोई आदमी छोड़कर चला जाता है, मतलब जो हमारा अपना जो दिल से चाहने वाला होता है, जब वो चला जाता है दुनिया से चला जाता है तो बेहद पीड़ा होती है, दर्द होती है। वैसे ही पीड़ा किसी पेड़ के काटने पर भी होनी चाहिए, क्योंकि उन पर
हमारा जीवन निर्भर है, वे हमारी जीवन शक्ति हैं। अगर उनकी जिंदगी है तो हमारी भी शक्ति बनी रहेगी, हमें भी ऑक्सीजन मिलता रहेगा, हमें भी बहुत सारी लकड़ियां मिलती रहेंगी, उनमें भी जीवन होता है। अतः, अतएव का मतलब अतः किसी पेड़ के कटकर धरती पर गिरने पर उसकी आवाज उसी तरह ठेस पहुंचाएगी मानो हमारा ही कोई हिस्सा कटकर गिर गया हो। धरती पर मजबूती से खड़ा हवा के स्पर्श से झूमता हुआ पेड़ कितना अच्छा लगता है, लेकिन वही पेड़ जब धरती पर गिर जाए तो हमें कितना आघात पहुंचाता है। क्या हम सभी के लिए इस चोट को महसूस करना जरूरी है? मतलब उनका जो दर्द है हमें भी ऐसा करना चाहिए कि उनका ही दर्द सोच के हम अपना दर्द समझ बैठें और हमें ऐसा करना चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है, हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, यह भी जानिए हमें। कहते हैं प्रकृति का जो आवश्यकता से अधिक उपयोग करने वाले या उपभोग करने वालों और प्रकृति के हानि पहुंचाने वालों के विरोध का लंबा इतिहास हमारे देश में रहा है। आइए इससे संबंधित कुछ बातें जानें। एक था हमारा चिपको आंदोलन का नाम आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि यह आंदोलन हिमालय पर गढ़वाल के चमोली जिले के एक गांव रैणी से शुरू हुआ था, जो कि उत्तराखंड में है। इस गांव की एक साधारण सी दिखने वाली महिला गौरा देवी ने वनों के महत्व और प्रकृति की पीड़ा को समझ लिया था। ठेकेदार के आदमी नीलाम हुए 2451 पेड़ों काटने आए थे। गौरा देवी ने उनसे कहा कि ये जंगल और ये पेड़ हमारे देवता हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, इन पर हमारा जीवन आश्रित है। अगर ये जिंदे हैं तो हम भी जिंदे हैं, उसी पे डिपेंडेंट हम, इसलिए हम इन्हें काटने नहीं देंगे। यह कहकर गौरा देवी और उनकी सहेलियों पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई। यही चिपकना चिपको आंदोलन बन गया। इस आंदोलन का नारा है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। सन 1987 में इस आंदोलन के सम्यक जीविका पुरस्कार राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किया गया था। चिपको आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए सुंदरलाल बहुगुना विश्व भर में वृक्षामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, मतलब पेड़ों के दोस्त के नाम से फेमस हुए। क्रियाकलाप 1401 में कह रहे हैं कि वृक्ष को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के विषय में आपने पढ़ा। आपने आसपास के पेड़ों के साथ किए जा रहे व्यवहार को ध्यान से देखा। देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद पेड़ों की रक्षा के लिए कम से कम 3 ऐसे उपाय लिखिए जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो उपाय लिखने हैं आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो हमारी वेबसाइट है nayosadmissionclasses.com, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। वहाँ जाकर बुक ओपन कीजिए हिंदी की, वहाँ पर इसके सभी के आंसर्स लिखे हुए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं या बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब अंश दो कौन है वो भी देख लेते हैं हम। पेड़ों के लाभ यहाँ है। अंश 2 वहाँ से देख लो, दैर्घ्य तक है ना, दैर्घ्य तक है अंश 2। पढ़ते हैं हम, जो हमारी कविता है दैर्घ्य तक, वहाँ अंश 2 तक है। अंश 2 वहीं तक हम पढ़ेंगे। चलो आइए पढ़ते हैं। अब बूढ़ी पृथ्वी का दुख, कविता का दूसरा अंश फिर से पढ़ें। यह अंश उसके दुख को व्यक्त करता है। जी हाँ, हमारी धरती की जीवन रेखा अर्थात नदियों के दुख को, नदियों की बात कर रहे हैं अब हम दूसरे अंश में। जिस तरह पेड़ अपने फल दूसरों को दे देते हैं, वैसे ही नदियां अपना जल दूसरों को सौंप देती हैं। वे अपने जल के समान जल के रूप में हमें जीवन देती हैं, पर हम उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कारखाने, गंदा पानी नदियों में गिराया जाता है ना, कूड़ा भी नदियों में डाल दिया जाता है। श्रद्धा और धर्म के नाम पर लोग नदियों में ऐसी चीज बहाते हैं जिनसे नदियां गंदगियों से भर जाती हैं। प्रतिबंध होने के बावजूद साबुन लगाकर नहाते हैं। जो नदियां कभी स्वच्छ पानी के लेकर कल कल करती रहती थी, मतलब स्वच्छ पानी की जो आवाज आती है ना उसको कल कल कहते हैं, आज वे गंदे नाले बनकर रह गए हैं। कवित्री इसी बात से दुखी हैं। वह हमसे पूछती हैं, क्या पूछते हैं देखते हैं। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां। क्या कभी आपने सुना है? ऐसा लगता है कवित्री ने नदी का रोना सुना है। नदी के साथ वह खुद भी रोती है, जिनका जीवन नदियों, पेड़ों और वनस्पतियों पर सीधे सीधे निर्भर है। वे इनकी दुर्दशा पर दुखी होती हैं। कवित्री उसी दुख का बोध शहरी लोगों को, शिक्षित नागरिकों को कराना चाहती हैं, है ना। देखो यहाँ सुना है से लेकर अर्थ तक है ये। चलो, यहाँ पर पेड़ की तरह नदी का भी मानवीकरण किया गया है। मनुष्य जब किसी गहरी पीड़ा से ग्रस्त होता है,
मतलब किसी दर्द से ग्रस्त होता है तो उसके दुख को समझने वाला कोई नहीं होता। वह एकांत में सिसक सिसक कर रोता है, सिसक कर रोता है। नदी भी ऐसा ही करती है, वह मुंह ढाँप कर रोती है। नदी भी तो आंतरिक रूप से पीड़ित है ना, अंदर से पीड़ित है, अंदर से रो रही है। उसकी पीड़ा यह है कि वह हमें जीवन देने के लिए अपना जल हमें दे देती है और हम हैं कि उसे नष्ट कर देते हैं, कर रहे हैं। यहाँ पर नदियों के घटते पानी, उसमें बढ़ते प्रदूषण को लेकर दुख प्रकट किया गया है। कविता के इस अंश में नदी के दो किनारों का चित्रण किया गया है। एक किनारा वह है जहाँ पर कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने मवेशी अर्थात आजीविका के लिए पाले जाने वाले पशुओं को नहला रहा है। मवेशी मतलब पशु है। और कोई साबुन से अपने मैले कपड़े धो रहा है। और इस प्रकार वे दोनों नदियों के जल को गंदा कर रहे हैं। मतलब जो मवेशी और जो कपड़े धो रहा है दोनों गंदा कर रहे हैं। दूसरे किनारे पर कोई प्यासा पानी पी रहा है और कोई स्त्री किसी देवता को अर्घ्य दे रही है, अर्थात देवता को जल चढ़ाकर या दूध चढ़ाकर पूजा कर रही है। आप जानते हैं कि पीने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है। देवता को चढ़ाए जाने वाला जल भी स्वच्छ एवं पवित्र होना चाहिए, किंतु ऐसा दूषित या प्रदूषित जल पीना हानिकारक होगा और भला देवता को भी गंदा जल कैसे चढ़ाया जा सकता है। इसलिए पानी को दूषित करने वाले लोगों को इस बात पर विचार करनी चाहिए कि नदियाँ जो हैं अथवा पानी के साथ उनके द्वारा किए गए व्यवहार से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कवित्री ऐसे लोगों से प्रश्न पूछकर उन्हें पानी के साथ किए गए व्यवहार के लिए शर्मिंदा करना चाहती हैं। जैसे तालाब, झील, कुएं आदि को बढ़ावा दें ताकि नदियों पर निर्भरता थोड़ी कम हो सके, है ना। अगर यहाँ जाते हैं तो नदियों पे कम जाएंगे, हम उस पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम तालाब, झील और कुएं पे निर्भर रहेंगे और जो नदी का पानी है वो बना रहेगा। हम जब भी पानी का उपयोग करें तो यह याद रखें कि इसकी ज़रूरत औरों को भी है। संसार की बहुत बड़ी आबादी प्रदूषित पानी का उपयोग करने के लिए विवश है, मतलब मजबूर है। विश्व में प्रतिदिन लगभग 25,000 लोग पानी से होने वाले रोगों से मर जाते हैं। कितनी गलत बात है ये, आपको इस बात से सोचना चाहिए। अब पाठगत प्रश्न 14.1 है, कह रहे मानवीकरण का अर्थ क्या है। तो पहला जो मानव नहीं उसे मानव के रूप में कल्पित करना, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। दूसरा पर्यावरण का अर्थ है। पर्यावरण का अर्थ क्या है, मनुष्य के लिए अनिवार्य आसपास की प्राकृतिक जो स्थिति है वही हम इसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कविता में पेड़ों के हजारों हाथ से हिलने से क्या मतलब है। मतलब क्या है, रक्षा से गुहार लगाना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत निशान लगाना है। तो क्या है हमारा, नदियाँ मुंह ढाँप कर रोती हैं, इसका अर्थ है उनकी पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा है। बिल्कुल सच बात है ये। नदियाँ मुंह ढाँप कर रोती हैं, ये मानवीकरण है। हाँ बिल्कुल, ये भी मानवीकरण है। प्राकृतिक संसाधनों को या का मनमाना उपयोग हमारा अधिकार है नहीं। सोचा है कभी इस घाट पर या उस घाट पर, प्रश्न के द्वारा कवित्री घाट की सराहना करना चाहती है, नहीं, सराहना नहीं करना चाह रही थी। आगे चलते हैं हम। अंश 3 जो है, कभी महसूस किया है से लेकर पत्थरों की चीख, मतलब यहाँ पर हम पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे। आपने पेड़ों, नदियों और पर्वतों से संबंधित अनेक कथाएं सुनी होंगी, कहानियां सुनी होंगी। बहुत पहले से ही हमारी कथाओं में इनका मानवीकरण किया जा रहा है। पर्वतों के बारे में तो यह कल्पना भी की गई है कि उनके पंख होते थे, वे इधर उधर उड़ते फिरते थे। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये दुख में पहाड़ के मानवीकरण का उद्देश्य अलग ही है। आइए समझते हैं। जिस तरह कविता में पहले कुछ सुनने, कुछ देखने और कुछ सोचने का आग्रह किया गया है, वैसे कुछ महसूस करने पर भी बल दिया गया है। गिरते हुए पेड़ की धमस, है ना, के संदर्भ में भी महसूस करने का एक रूप आ चुका है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस अंश में पहाड़ को भयंकर यातना का मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना ताने मारना, वो है। इस अंश में पहाड़ की भयंकर यातना को महसूस करने का आग्रह किया गया है। आपने मनुष्य के लिए तो दिल दहलाना का प्रयोग सुना ही होगा। जब कोई भयानक स्थिति या परेशानी, विपत्ति आती है तो
तो उसे देखकर या उसके उसका सामना करते समय या करते हुए व्यक्ति का दिल दहलाता है, अर्थात भीतर तक हिल जाता है या कांप जाता है। पहाड़ मौन समाधि लिए बैठा है, अर्थात विशाल पहाड़ की स्थिरता को देखकर लगता है जैसे वह मौन समाधि में बैठा हो, मतलब चुपचाप बैठ गया हो। अनेक चित्रों में आपने ऋषि मुनियों को इस तरह बैठे, है ना, देखा होगा। पहाड़ भी इस मुद्रा में बैठे दिखते हैं ना। कवित्री की सुंदर कल्पना को असुंदर बनाते हैं। क्या है? मनुष्य का पहाड़ के साथ किया गया व्यवहार। मनुष्य एक तरफ निर्माण करता है, दूसरी तरफ विनाश करता है। मतलब एक तरफ निर्माण करता है, दूसरी तरफ भी विनाश करता है। मनुष्य ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए पत्थर, सीमेंट आदि पाने को पहाड़ में डायनामाइट लगाकर उसे विस्फोट करता है। जब वह पहाड़ विस्फोट से टूटता है तो ऐसा लगता है मानो मनुष्य के इस व्यवहार से उसका सीना दहल गया हो। कोई ठोस चीज बहुत तेज आघात या चोट से टूटती है तो उससे या उसके छोटे छोटे टुकड़े तेज गति से बहुत दूर तक इधर उधर जा गिरते हैं। इसे इन टुकड़ों को छिटकना कहते हैं। पहाड़ के सीने पर मनुष्य तेज आघात करता है, इससे उसके पत्थर छिटक कर दूर गिरते हैं। कविता की इन पंक्तियों में पहाड़ के प्रति मनुष्य के क्रूर व्यवहार को संकेत दिया गया है या उसकी तरफ संकेत किया गया है। पिछले अंश में कवित्री ने नदियों की रुलाई सुनने का आग्रह किया है। इस अंश में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख सुनने का। यह भी जानिए में देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौधारोपण करके बंजर हुई धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं? वर्षा के जल का संरक्षण करके और तालाब बावड़ियां बनाकर या उन्हें बचाकर पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। बावड़ियां मतलब ऐसे बैरियर लगाकर। लेकिन यदि पहाड़ एक बार नष्ट हो गया तो फिर उन्हें या उससे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। एक बार टूट गया तो आप फिर वापस से पहाड़ नहीं बना सकते। आप समझ रहे होगे इस बात को। आगे चलते हैं हम। पहाड़ को प्राचीन काल से ही भूधर नाम दे दिया गया। भूधर का अर्थ भूमि को धारण करने वाला, मतलब भूमि को लेने वाला। यदि पहाड़ ना हो तो धरती के भीतर होने वाली हलचलें, गतिविधियों जैसे गैसें हो गई आदि धरती को नष्ट कर सकती हैं। पहाड़ पर आंतरिक हलचलों से धरती की रक्षा करते हैं। जो पहाड़ है, आंतरिक जो हलचल होता है ना, उससे धरती का रक्षा होता है। पहाड़ करते हैं। जैसे भूकंप आता है तो पहाड़, या हम अगर किसी ज़मीन की खुदाई ना करें तो रक्षा करेंगे वो हमारी। अगर कर दिया तो फिर वो डिस्टर्ब कर देंगे अर्थ को, पृथ्वी को। अच्छा, वे इस विनाशकारी हलचलों को ज्वालामुखी तथा अपने शिखरों के माध्यम से बाहर निकालते हैं। शिखर मतलब ऊंची चोटी, इसलिए उन्हें भूधर कहा जाता है। पहाड़ों के जंगल से लकड़ी के साथ साथ बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। क्रियाकलाप 14.2 इसमें कह रहे हैं कि पर्वत मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रेरणा मिलती है हमें पर्वत से। विशालता, महानता और हौसले के लिए पर्वत जैसे उपमा किसी और से नहीं दी जा सकती। मतलब इतना बड़ा होता है, महान होता है, और उसका हौसला देखो, इससे तुलना हम किसी और से नहीं कर सकते। ऊंचाई और बड़प्पन के संदर्भ में भी पर्वत की बात की जाती है। कुछ मुहावरे देखते हैं। पहाड़ टूटना, पहाड़ से टक्कर लेना, खोदा पहाड़ निकला चूया। कम से कम 3 ऐसे मुहावरे लिखिए जिनमें पहाड़ या पर्वत की विशालता का उल्लेख हो। तो अब इसकी विशालता का जो उल्लेख है ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो इस क्रियाकलाप के। अगर मान लो आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको लिखवा सकता हूँ। जैसे पहले नंबर पे कह देते हैं हम कि कलेजे पर पहाड़ रखना, ठीक है। दूसरे पे हम कहते हैं पहाड़ तोड़ना। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इस तरह से हम बहुत सारे लिखते हैं। तो इसका और भी अच्छे तरीके से आपको आंसर लिखना है तो हमारी वेबसाइट NIOSadmissionclasses.com पर जाकर आप ये सारे इसकी जो गाइड है ना वो पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो आगे देखते हैं हम। अंश 4। अंश 4 किसके बारे में है देख लेते हैं। आपने सुना होगा कि खून की उल्टियाँ एक भयंकर रोग का लक्षण है। यह वह भयंकर रोग है जिसे हम कहते हैं टीबी अर्थात ट्यूबरक्लोसिस। इसे क्षय रोग भी या यक्ष्मा या तपेदिक भी कहते हैं। यह प्रायः मतलब हमेशा फेफड़ों का रोग है।
मतलब हर बार जब भी होता है तो फेफड़े पर ही होता है, और तब होता है जब फेफड़ों को स्वच्छ वायु ना मिले, स्वच्छ वायु ना मिले तब। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी मशीनें, धुआं जो चिमनियों से निकल रहा है, वो सड़कों पर जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं गाड़ियों की, वो वायु प्रदूषण से खुद वायु ही रोगी हो जाती हैं। इसलिए कवित्री ने हवा को खून की उल्टियां करते हुए कहा है। कविता के इस अंश में एक नया शब्द आया है। एक शब्द क्या है? पिछवाड़े। यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग विशेष उद्देश्य से किया गया है। आप इस शब्द का अर्थ तो जानते ही होंगे। जी हाँ, घर के पीछे का हिस्सा। हमारा सारा ध्यान मुख्य द्वार की सजावट और सफाई पर रहता है। मेन गेट की हम मेन मानते हैं, पिछवाड़े की तो हम चिंता ही नहीं करते, वहाँ कूड़ा फेंकते हैं, इससे गंदगी बदबू फैलती है। इसी प्रकार मनुष्य विकास के बड़े बड़े दावे करता है, अपनी उपलब्धियां गिनाता कि मैंने तो ये बना दिया, वो बना दिया, ये मॉल, वो मॉल, ये फैक्ट्री, वो फैक्ट्री। जो सुविधाओं से प्राप्त किए हैं ना, जो सुविधाएं मानव ने उनसे नेचुरल या प्रकृति से प्राप्त किया है, उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। लेकिन दिखना एक बात है और कुछ होना कुछ और बात है। कबूतर की आंख मूंदने से जैसे बिल्ली उसे खाना नहीं छोड़ देती, वैसे ही बाहर की सफाई भीतर की गंदगी को कम नहीं कर सकती और उसके दुष्परिणाम मतलब गलत जो नतीजे आएंगे उससे बचा नहीं सकती। इन पंक्तियों में विकास कार्यों से फैलने वाली गंदगी अर्थात प्रदूषण की आलोचना की गई है, मतलब बुराई की गई है। प्रदूषित हवा गंभीर रोगों का कारण बनती है, इसलिए यहाँ हवा को प्रदूषित होने से बचाने का आग्रह है, मतलब रिक्वेस्ट है। अब पाठगत प्रश्न 14.2, इसमें क्या है पढ़ते हैं हम। कह रहे हैं हृदय विदारक का अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? हृदय विदारक देने का मुहावरा कौन सा है? मतलब सीने पर पहाड़ रखड़ा करना, तो ये मुहावरा इसका है। खून की उल्टियाँ करते उसके अपने घर के पिछवाड़े पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाह रही हैं? कैक है गैग है, तो वो कहना चाह रही है चंद लोगों के विकास की यातना झेलने वाले वर्ग की पीड़ा का संकेत कर रही हैं। ठीक है, तो इसका क्या सही है? तीसरा है तीसरा है निम्नलिखित वाक्यों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत निशान लगाना है। हमें जल का उपयोग करते हुए भावी पीढ़ी का ध्यान देना चाहिए, मतलब आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, सच बात है ये। आगे चलते हैं। कवित्री ने विकास के लिए पहाड़ों को विस्फोट से उड़ाना मनुष्य की मजबूरी बताया। नहीं, मजबूरी थोड़ी ना, अपने फायदे के लिए उड़ा रहा है ना। ये तो कितनी आसान सी बात है, आप भी बता सकते हो इसको। उसके बाद दूसरा है पहाड़ पृथ्वी की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसीलिए उसे भूधर कहते हैं। हाँ, भूधर कहते हैं हम इसे। फिर है व्यक्तिगत स्वार्थ प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ बिल्कुल। अब अंश 5 और आखिरी है, देखते हैं हम। आइए इस कविता की अंतिम 5 पंक्तियां पढ़ें, थोड़ा सा वक्त चुरा कर से लेकर संदेह है, आप पढ़ सकते हो। इन पंक्तियों में कवित्री ने पृथ्वी को बूढ़ी औरत के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके दुख को प्रकट किया है। साथ ही मनुष्य होने का वास्तविक अर्थ भी बताया है कि एक्चुअली में मतलब क्या होता है मनुष्य होने का। जो हम आजकल कर रहे हैं ना, ये मानवीय चेहरा नहीं है। चलिए देखते हैं। हम देखते हैं कि आजकल अधिकतर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त करने की होड़ में हैं कि मुझे बस ये सब फैसिलिटी मिल जाए, ये एसी लगा लो, वो मशीन ले लो, है ना। इसी के चलते है ना, उन लोगों ने अपने लिए अनेक उलझनें खड़ी कर ली, अनेक तरह की परेशानियां। देख लो आज कितनी बीमारियां लोगों में फैल रही हैं। अब उनके पास मानवीय तथा बेहद जरूरी कामों के लिए समय भी नहीं है। मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए पार्क जाना है तो उसके लिए अलग से टाइम निकालते हैं। मतलब इनके पास टाइम है नहीं, निकालते हैं टाइम। बताओ कितनी अजीब सी बात है ये। इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अपने आसपास के कुछ घरों में बुजुर्गों को देखिए, है ना। उन्होंने अपनी संतान को पाल पोस कर बड़ा किया और अब अपनी संतान के पास इतना भी समय नहीं है कि उनकी देखभाल सेवा कर सकें, उनसे बात करने का या उनसे बात करके उनका दुख सुख पूछे। बात करने का टाइम नहीं है। ऐसे में ये बड़े बड़े जो बुजुर्ग होते हैं बड़े उदास, चुप तथा दुखी रहते हैं। इन बुजुर्गों की तरह ही हमारी पृथ्वी की स्थिति हो गई है, पृथ्वी के हालात हो गई हैं। इस कविता का शीर्षक ही है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। सवाल उठता है कि पृथ्वी को यहाँ पर बूढ़ी क्यों कहा गया है? इसलिए कि यदि पेड़ पौधे कम हो रहे हों,
नदियाँ सूख रही हों, पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा हो, पानी गंदा हो रहा हो, हवा प्रदूषित हो रहा है, गंदगी हो रही है हवा में, तो पृथ्वी कैसे लगेगी? बूढ़ी ही लगेगी ना। वास्तव में मुंह ढाँपकर रोने और पिछवाड़े खांसने वाली बात भी यही बूढ़ी है, क्योंकि नदी, पेड़, हवा और है ना, इतनी जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं इसी पृथ्वी के अंग हैं। हम देखते हैं कि शरीर का ध्यान न रखने से बूढ़े के दांत गिर जाते हैं, शरीर पर झुर्रियाँ जाती हैं, केश मतलब बाल सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर रोगी हो जाता है। इसी प्रकार हरियाली, शुद्ध पानी, स्वच्छ हवा, विशाल पर्वतों के बिना धरती भी बंजर, रूखी और रोगी हो जाती है। मनुष्य अपने आप को चुस्त दुरुस्त, एक्टिव और स्वास्थ्य मतलब हेल्दी बनाने के लिए अनेक उपाय करता है। ये दवा खाता, वो जिम जाता है ना, न जाने कौन कौन तरह के खाना खा लेता है। वह सुबह शाम सैर भी करता है, व्यायाम, जिम जाता है और खान पान का भी ध्यान रखता है। क्या उसे इतना ही ध्यान धरती का भी रखना चाहिए? मनुष्य चाहे तो धरती को असमय के बुढ़ापे से बचा सकता है, मतलब समय से पहले जो धरती खत्म होने वाली है उससे बचा सकता है। अर्थात हरा भरा और प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल उसे संपन्न बना सकता है, पहले की तरह बना सकता है। क्रियाकलाप 14.3 में कह रहे हैं वायु प्रदूषण से कुछ कारणों के विषय में आप जान चुके हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनको आप आसपास देखते हैं, किन्हीं दो को बताइए और रोकने का जो है तरीका वो बताइए, और पोस्टर भी बनाते हो तो मैंने बताया ना, वेबसाइट पर जाकर आप इसका आंसर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, भाव सौंदर्य। क्या है इसका भाव सौंदर्य? आइए एक बार कविता को एक साथ पढ़कर उस पर विचार करें। इस कविता में अनेक प्रश्न हैं, तो आप कविता को एक बार फिर से पढ़ सकते हो। आइए चलते हैं हम इन प्रश्नों को एक बार फिर से याद कीजिए। इन प्रश्नों के माध्यम से कुछ सुनिए, कुछ देखिए, महसूस कीजिए, सोचिए और थोड़ा सा समय निकालकर बतियाने का आग्रह कीजिए। ऐसा इन्होंने बताया है। भला किनके बारे में है? जाहिर है कि पेड़, नदी, पहाड़, हवा के बारे में। मूल रूप से मतलब मेनली पृथ्वी के बारे में, है ना, जिसके ये सब अवयव हैं, मतलब अंग हैं, उसके भाग हैं। पेड़ विपत्ति में है, नदी पहाड़ धैर्यवान सज्जन के रूप में है, हवा रोगी है, विपत्ति का मतलब परेशानी, धैर्यवान का मतलब पेशेंस है ना, सज्जन लोग पेशेंस करते हैं ना, धैर्य धीरज रखते हैं, वो है। हवा जो है वो रोगी है, पृथ्वी बूढ़ी है। आप जानते हैं कि मनुष्य को पृथ्वी की सर्वोत्तम रचना माना जाता है। क्यों? इसलिए कि मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है और संवेदनशीलता है। इसी संवेदनशीलता के चलते मानव मूल्यों का निर्माण हुआ है। मानव की जो मूल्य है, वैल्यू है, उसी का निर्माण हुआ। अगर पेड़ नहीं तो हम खत्म, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो नहीं तो हम खत्म। विपत्ति में पड़े हुए सज्जन, परेशानी में पड़े हुए जो सज्जन है, रोगी बुजुर्ग की रक्षा करना, सेवा करना मानव धर्म है। कवित्री कहती हैं कि तुमने यह सब नहीं किया तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। जानते हैं ऐसा कवित्री ने क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य से ही आशा की जाती है कि वह पृथ्वी का जो दुख है उसे समझे। ऐसी संवेदनशीलता मनुष्य में ही होती है। लेकिन यह संदेह कवित्री ने बड़ी ही विनम्रता से समझाने के अंदाज में किया है। वह क्षमा मांगते हुए यह बात कहती है कि वह यह बात कहना तो नहीं चाहती, पर धरती पर आए संकट के कारण उसे विवश होकर यह कहना पड़ रहा है। तो कितनी दुखी वाली बात है। अब हम पढ़ते हैं भाषा सौंदर्य। इस कविता में भावों को, जो भाव है, इमोशंस है, उसको कहने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इमोशंस को बताने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे पढ़ते हैं। आपने यह भी देखा कि आरंभ से अंत तक बातचीत की शैली है, मतलब नॉर्मली बातचीत करके कविता बना दी गई है। कवित्री अपने पाठक को संबोधित करती है, मतलब रीडर, हम भी पाठक हैं जो हम पढ़ रहे हैं इनकी कविताएं या कविता। यह पाठक के अनेक प्रश्न पूछती है, पाठक से अनेक प्रश्न पूछती है, अर्थात मतलब कविता प्रश्न शैली में है, मतलब क्वेश्चन वाली शैली में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सामान्य ढंग से प्रश्न नहीं है? मतलब नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है कि डायरेक्ट पूछ लिया, वो नहीं है। प्रश्नों को पूछने की शैली ऐसी है कि इनमें कवित्री का सुझाव नहीं है, मतलब प्रश्न के साथ साथ सुझाव भी दे रही हैं। वह अपने पाठकों से चाहती है कि वह कुछ करें। वह कुछ क्या है यह आप समझ ही चुके होंगे, मतलब धरती को बचाना है हमें। कभी कभी बातचीत करते हुए आप भी सुनने वाले के सामने प्रश्न के माध्यम से किसी कार्य को करने का प्रस्ताव रखते होंगे। जैसे आप
किसी से कहें क्या तुमने ताजमहल देखा है, तो आपकी इच्छा होती है कि सुनने वाला ताजमहल देखे। क्या तुम शाम को आ सकते हो, क्या तुम पटना जा सकते हो, क्या आपके पास पेन है, आदि वाक्य ऐसे ही हैं। कवित्री ने इस शैली का उपयोग पूरी कविता में किया है। इस शैली से कविता का प्रभाव और सौंदर्य बढ़ गया है। यह शैली कविता के उद्देश्य को व्यक्त करने में भी सहायक है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि इस कविता में दृश्यात्मकता है, मतलब दृश्य दिखाई देती है आपको, अर्थात इसकी पंक्तियों में चित्रों का काम करती है, मतलब दृश्य का काम करती है। जैसे कुल्हाड़ी के भय से चित्कार फिरते पेड़, कुल्हाड़ी के डर से, है ना, डरते या बिलखते पेड़, पेड़ों की या पेड़ की हिलती टहनियों के बचाव के लिए पुकारते हजारों हाथ, मुंह ढाँप कर रोती नदी, मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, खून की उल्टियां करती हवा और गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी। इस चित्रात्मकता का बहुत बड़ा कारण इन स्थलों पर प्रयुक्त मानवीकरण भी है। कविता के अंतिम अंश में कवित्री ने क्षमा मांगी है। आपको लग सकता है कि कवित्री ने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं क्षमा मांगनी पड़े। वास्तव में यह सुनने वाले की आलोचना है। आप अगर सुन रहे हो और इस बात को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी भी बुराई कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में। हाँ, उसकी कमी बताते हुए उसे नसीहत या शिक्षा देने का एक ढंग है ये। जब आप अपने से बड़े और छोटे तथा बराबर वाले से महसूस नहीं होते तो ऐसा प्रयोग करते हैं, जैसे पढ़ते हैं, क्षमा कीजिएगा आपकी यह बात ठीक नहीं बड़े से, फिर क्षमा करना तुम यह ठीक नहीं कर रहे बराबर वाले या छोटे से। पृथ्वी का दुख में, है ना, बूढ़ी पृथ्वी का दुख में कवित्री ने भावों के अनुकूल भाषा प्रयोग किए हैं, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। चित्कार, पुकारते, धमस, रात का सन्नाटा, दहलाना, चीख, गुमसुम आदि भाव विशेष की अभिव्यक्ति है, मतलब एक इमोशंस ये एक्सप्रेस कर रही हैं। एक शब्द है बतियाना, मतलब बात करना, मतलब संज्ञा शब्द है ये। संज्ञा मतलब किसी का नाम या नाउन प्रोनाउन, अगर आपको इंग्लिश आती है तो। इस बात से बतियाना बना है ना। संज्ञा को नाम भी कहते हैं। यहाँ संज्ञा शब्द बात का प्रयोग क्रिया की धातु के रूप में किया गया है या हुआ है, अतः यह नाम धातु क्रिया है। ऐसे ही अन्य शब्दों पर गौर करें। धकियाना मतलब धक्का से, लतियाना लात से, हथियाना हाथ से। पाठगत प्रश्न 14.3 कह रहे हैं कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कौन सी विशेषता नहीं मिलती। अब बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कौन सी विशेषता नहीं मिलती, आप देखो। मानवीकरण, प्रश्न शैली, दृश्यात्मक और ओजस्विता। तो यहाँ पर ओजस्विता शैली, है ना, ऐसी विशेषता नहीं मिलती है, बाकी तीनों मिलती है। मानवीकरण नहीं है इसमें। मानवीकरण क्या नहीं है? पेड़ों की हिलती टहनियाँ नहीं है, पेड़ों का चित्कार हो गया, नदियों का रोना हो गया, मौन समाधि लिए है ना यहाँ पर लेकिन पेड़ों की टहनियाँ तो हवा से हिलती है ना, तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, तो ये नहीं है। आपने क्या सीखा? पर्यावरण मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। पर्यावरण के असंतुलित होने से मानव जीवन पर अनेक रूपों में संकट आता है। ठीक है। पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और हवा को नष्ट एवं प्रदूषित होने से बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। गंदगी होने से बचाना मनुष्य का काम है। इस कर्तव्य का पालन करते ही मानव सहित सभी प्राणियों की रक्षा की जा सकती है और पृथ्वी के सौंदर्य को बचाया जा सकता है। साहित्य में संवेदनशीलता तथा समानुभूति बहुत महत्व है। इस कविता में पाठकों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाकर पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की गई है। उपभोक्तावाद तथा व्यक्तिगत स्वार्थ मानव विरोधी भाव है। ठीक है, मानव विरोधी तो है क्योंकि व्यक्तिगत चीज़ें ले रहे हैं लोग, वहाँ पेड़ पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा फालतू का यूज़ कर रहे हैं, नदियों का, पहाड़ों का। कविता में इनका विरोध करके बहुसंख्यक मानव की रक्षा की भावना मार्मिकता से व्यक्त गई है। जो मानव नहीं है या जड़ है उसे मनुष्य के रूप में दिखाना मानवीकरण है। इस कविता के उद्देश्य को पूरा करने में मानवीकरण का बहुत बड़ी भूमिका है। मानवीकरण की बहुत बड़ी भूमिका है। कविता में उपयुक्त वाक्य, विधान, प्रश्न शैली, दृश्यात्मक एवं भावानुकूल शब्द का प्रयोग हुआ है।
योग्यता विस्तार देखते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की लेखिका निर्मला पुतुल हैं, जिनका जन्म 1972 में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ। निर्मला पुतुल अपनी कविताओं में उस आदिवासी लोक की रचना करती हैं जो प्रकृति से सबसे अधिक निकट रहते हैं या रहता है। उसमें आत्मीयता का अनुभव होता है, जो प्रकृति के महत्व को सबसे अधिक समझता है। इस प्रकार अपनी कविताओं के माध्यम से निर्मला पुतुल आदिवासी समाज और प्रकृति के अस्तित्व को बचाने का प्रयास करती हैं। आज वैश्विक सभ्यता तथा उपभोक्तावाद के दौर में ये दोनों ही संकटग्रस्त हैं। निर्मला पुतुल हमारे एकांगी राष्ट्रीय विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सभी के लिए विकास की मांग कर रही हैं कि हमारा जो नेचर है उसको बचाओ। निर्मला पुतुल ने स्त्री प्रश्नों पर भी कविताएं लिखी हैं। उनके कविता संग्रह का नाम है नगाड़े की तरह बजते शब्द। पाठांक प्रश्न आ गया यहाँ पर 9 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अगले पर उत्तर माला है। तो यहाँ पर जो ये 9 क्वेश्चन है इसका उत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, वो हमारी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है niusadmissionclasses.com। वहाँ पर क्लिक कीजिए, ऑल बुक्स में जाइए, क्लास 10th में जाइए, हिंदी में जाइए और पाठ का नाम जहाँ है, जिस पाठ का आंसर चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, फिर नीचे आइए, सारी बुक्स हैं, मतलब गाइड्स हैं, वहाँ पर आंसर्स हैं सारे, आप देख सकते हो। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।